जानकारी आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से मिल चुकी है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा बैकलॉग लग गया, सर मेरा पीछे का कोर्स नहीं हो पा रहा है एप्लीकेशन कुछ प्रॉब्लम की वजह से। फिलहाल एप्लीकेशन में प्रॉब्लम को तो सुधारा जा रहा है, साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपकी सुविधा के लिए अब क्या कर दिया गया है, जैसे आप क्लास 12 में इंटर करोगे सारे सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे ग्राफ, ठीक है, कॉलम आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। फिर आप अपने जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हो उस सब्जेक्ट का ऑप्शन टिक करोगे, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में टिक करोगे, फिर फिजिक्स के सारे चैप्टर आपको शो हो जाएंगे जितने चैप्टर अभी तक पढ़ाए गए हैं। तो जैसे चौथा चैप्टर चल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, चौथा चैप्टर फिजिक्स में, तो आप चौथे चैप्टर में जाओगे तो जितने वीडियो अभी तक हो चुके हैं वो सारे अपलोड हैं। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर नहीं मिल रहे हैं वो सही से खोज नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सारे वीडियो अपलोड हैं और साथ ही साथ सारे पैनल पीडीएफ भी अपलोड हैं। और बात रही जो चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ है, चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, उसका अभी तक आपको नोट्स नहीं मिला है। तो सर से बोल दिया है एप्लीकेशन की प्रॉब्लम की वजह से वो नोट्स नहीं अपलोड हो पा रहा था, बाकी वो नोट्स का जो मेन बैनर पेपर है वो बन चुका है, बस अब अपलोड करना बाकी है। तो चैप्टर नंबर 3 का भी प्यारे बच्चों जो नोट्स है ना फाइनली, जिसमें हैंड रिटन नोट्स मेरा होगा और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ आपके उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होंगे, वो सारी चीजें आपकी अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आज की शानदार क्लास में। तो सभी को नमस्कार, नमस्तुभ्यम, जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे, क्लास को हम शुरुआत करेंगे भाई, कंटिन्यू करेंगे। एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं हॉस्पिटल में हूं फिर भी आपका क्लास कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरुआत करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखते हैं आप डेरिवेशन, कल हम लोगों ने जिस प्रकार से डेरिवेशन किया था प्यारे बच्चों, लेंथी डेरिवेशन था, लेकिन मजा आया होगा अगर आपने अच्छे तरीके से सारी चीजों को एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा होगा। तो प्यारे बच्चों वो आपको डेरिवेशन याद भी हो गया होगा। हम लोग बायो तथा सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो बायो तथा सेवर्ट सर का फार्मूला क्या है एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। जैसे आप लोगों को स्लोगन याद रहते हैं ना नेताओं के, पार्टियों के, वैसे इसका स्लोगन याद रहना चाहिए कि बायो तथा सेवर्ट नियम का जो फार्मूला होता है तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल sin थीटा अपान में r स्क्वायर। ये जोर से बोलेंगे भारत माता की जय कि db इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल sin थीटा अपान में r स्क्वायर। ये मेरे बच्चों बायो तथा सेवर्ट नियम है। मैं रोज इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप इसी नियम के इसी फार्मूले से आप बहुत सारे अनुप्रयोग सीख रहे हो। बहुत सारी जहां पर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है चालकों में उसके निकट वैद्युत क्षेत्र, उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो, बायो तथा सेवर्ट नियम से ही आप ये प्राप्त कर पा रहे हो। इसलिए मैं ये चीजें लिख देता हूं ताकि आपको ये फार्मूला एक बार फिर से याद हो जाए, बहुत जरूरी है, ठीक है। आज हम लोग चौथे अनुप्रयोग की ओर बढ़ेंगे। अभी तक 3 अनुप्रयोग आपको पढ़ाए गए, कौन कौन से मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहला अनुप्रयोग आपको पढ़ाया गया वृत्ताकार धारावाही चाप, वृत्ताकार धारावाही चाप आपको 3 अनुप्रयोग पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है, 3 अनुप्रयोग पढ़ाए जा चुके हैं, 3 अनुप्रयोग पढ़ाए जा चुके हैं, बोलो यस और नो। वृत्ताकार धारावाही चाप और वृत्ताकार धारावाही लूप, ठीक है, वृत्ताकार धारावाही लूप के वो भी केंद्र पर, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर, ठीक है। और तीसरा प्यारे बच्चों, तीसरा आपको बताया गया परिमित लंबाई का एक धारावाही चालक, वो भी कैसा, ऋजुरेखी, परिमित लंबाई का एकदम ऋजुरेखी धारावाही चालक हो तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा किसी बिंदु पर। ये 3 प्रकार के डेरिवेशन किए जा चुके हैं। आज का डेरिवेशन भी बहुत खास रहने वाला है, बहुत सारे बच्चों को इस डेरिवेशन में कंफ्यूजन होता है। और प्यारे बच्चों जो आज का डेरिवेशन है ना, ये आप कहेंगे सर आप तो हमेशा कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट पूरी की पूरी फिजिक्स है। मैं कभी ये नहीं कह सकता, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर इंपॉर्टेंट कह के पढ़ोगे ना तो आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं कर सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पढ़ने से आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। आपको पढ़ना तो इंपॉर्टेंट जैसी कोई चीज होती नहीं लाइफ में, इंपॉर्टेंट जैसी चीज कोई लाइफ में होती नहीं, ठीक है। आज से जान लो ये लाइफ में कभी कोई चीज होती नहीं, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं लाइफ में, जितना है ना सब कुछ है इंपॉर्टेंट। कभी भी किसी चीज को अगर कम या ज्यादा महत्व दोगे ना तो आपके साथ व्यवहार भी वैसा ही होगा। इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा के रखना, इंपॉर्टेंट जैसा कुछ है ही नहीं लाइफ में, बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए कह रहा हूं कि हाँ इंपॉर्टेंट इसलिए बोल देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ इसको महत्व देना है। और इसीलिए मैं हर एक में इंपॉर्टेंट बोलता हूं, हर एक डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूं कि हर एक चीज अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर एक चीज अपने आप में महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को लगता है कि सर इसको स्किप कर देना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे, कठिन है, तो फिर आप डर से भाग रहे हो, आप कठिन काम करने से भाग रहे हो। आप में हौसला है, आपके पास भी वही ब्रेन है, सामने वाले के पास भी वही ब्रेन है, आपके पास भी वही आंखें, सामने वाले के पास भी वही आंखें, लेकिन आप घबरा रहे हो खुद से, तो ये आपकी कमी है और इस कमी को सुधारना होगा। इसके लिए बाहर से कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अंदर अपने आग जलाओ, एक चिंगारी ही काफी है आग लगाने के लिए, ठीक है। एक टेस्ला में कितना कूलाम होता है। देखो आप लोगों के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, कंफ्यूजन वाले नहीं है, मतलब डाउट इस तरह के डाउट नहीं पूछे जाते बच्चा पार्टी, वैसे पूछ रहे हैं जो भी पूछ रहे हैं कि सर एक टेस्ला में कितना कूलाम होता है। देखो कितने कूलाम, एक टेस्ला बराबर कितने कूलाम होते हैं। अब क्वेश्चन भी इतना पूछो कि लगे कि आनंद सर के स्टूडेंट। भाई टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र डीबी का मात्रक है, मतलब बी का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला मात्रक है। और आपके प्रश्न पूछने का तरीका देखो, इसमें कितने कूलाम होते हैं। अरे कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक होता है। तो चुंबकीय कितने टेस्ला में आवेश हो सकते हैं बता सकते हो क्या, है आवेश हो सकता है बता सकते हो क्या। अब बताओ, कह दो 1 लीटर बाल्टी में कितने किलोमीटर चल सकते हो मात्रकों में संबंध बताना होता है और उसका एमकेएस सीजीएस में संबंध हो सकता है। भाई जैसे इसका 1 टेस्ला बराबर प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया, 1 टेस्ला बराबर क्या सिखाया, 10 की घात माइनस का 4 गॉस, 10 की घात 4 गॉस, 10 की घात 4 गॉस। गॉस क्या है, सीजीएस मात्रक है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये एक संबंध हुआ, ये एक तरीका हुआ। लेकिन अब कूलाम तो आवेश का मात्रक है, तो ये दूसरी भौतिक राशि है आवेश, और ये चुंबकीय क्षेत्र दूसरी भौतिक राशि है। तो दो भौतिक राशियां अलग अलग हैं। जैसे विमीय विश्लेषण में पढ़ते हो कि प्रत्येक पद की विमा समान होती है किसी भी फिजिक्स वाले इक्वेशन में। बात समझ गए, ओके। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर किसी का नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। आप मेरे सभी छोटे भाई बहन हो और प्रश्न पूछना लेकिन जायज है। आप प्रश्न पूछिए, किसी भी हद तक का पूछिए, ये पूछे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई प्रश्न पूछा, आपकी
दिक्कत, हमारा काम क्या है आपके डाउट को दूर करना और आपको ये समझाना भी कि हाँ पहले सोचो विचारो, क्योंकि आप में भी मैं जानता हूं वो क्षमता है, आप में भी खूबियां हैं, बस उसे ढूंढने की जरूरत है कि हाँ सर ये तो इससे मैच नहीं करता है, तो अगली बार से क्या रहेगा, आप सतर्क रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा उसको आपको ऐसे बात करना है कि आप उस चीज को ध्यान दोगे, एकदम डायरेक्ट नहीं पूछ लोगे। इसलिए थोड़ा सा आपसे मैं डांट के भी बोल देता हूं, हालांकि चेहरे पे स्माइल ही रहती है, ताकि आप उस बात को ईगो में ना लो। मैंने कल बातें सारी बताई थी, है ना। चले, अरे भाई कोई किसी से गलती नहीं होती है, किसी से गलती हो गई, और सॉरी जैसा भी कोई शब्द नहीं, हमारे आपस के बीच में कोई सॉरी जैसा शब्द नहीं होना चाहिए, है ना। चलो प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम लोग किस चीज में, तो चौथे डेरिवेशन की ओर, ठीक है। ये चीज पढ़ रहे थे, आगे चलें, चलो अच्छा, चलो अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। चौथा अनुप्रयोग प्यारे बच्चों हम लोग सीखते हैं, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों कॉपी और पेन उठा लो, और चौथा अनुप्रयोग ये होगा, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्यों सर रुला रहे हो, आइए सीखते हैं, मजा आएगा, ठीक है। वृत्ताकार धारावाही, ध्यान से सीखिएगा प्यारे बच्चों, वृत्ताकार वृत्ताकार धारावाही, धारावाही कुंडली बोल लो या लूप बोलो, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। वृत्ताकार धारावाही कुंडली, कुंडली क्या होती है, तो ये कोई बंद आकृति बनाती है, उसे कुंडली बोलते हैं। बंद आकृति वो चाहे चौकोर बनाए, चाहे वो गोल बनाए, चाहे जैसी बनाए, तो उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कुंडली बोलते हैं। कुंडली को लूप भी बोल सकते हैं, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। यहां नया शब्द आपको कुंडली लग रहा होगा, तो कुंडली मतलब लूप ही है, बात समझ गए होंगे। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष, के अक्ष पर, के अक्ष पर किसी बिंदु पर, के अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, के बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। गजब का प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन होगा, और हम और आप मिल करके इसको आज इसका सूत्र प्राप्त करेंगे, ठीक है। आपके भी सहयोग की जरूरत है ना। जहां पे मिस्टेक दिखे आप बता सकते हैं कि सर यहां मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सर ये चीज कैसे हुई, तो वहां पर हमें अच्छा लगेगा। चलो तैयार हैं हम और आप। सर हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर वे चीजें होती हैं जिनको हम देख नहीं पाते, वो जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर वो चीज होती है जिनको हम देख सकते हैं, ये मार्कर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर के अंदर लगा कैपेसिटर है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये स्विच है, ये माइक है, ये सारी चीजें क्या है प्यारे बच्चों, हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर वे चीजें होती हैं जिनको हम देख नहीं पाते, जिनको हम देख नहीं सकते, बस उनकी प्रोसेसिंग को देख समझ सकते हैं कि ऐसे प्रोसेस होता है, वो कोड के माध्यम से चलती है, उनको हम देख नहीं सकते कि एक्चुअली वो दिखते कैसे। सॉफ्टवेयर जैसे मार्कर है ना, ये पॉइंटर आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई इसका आकार ऐसा है। हार्डवेयर ये रिमोट है, ये हार्डवेयर है, ठीक है, रिमोट का आकार ऐसा है आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वो वर्क कैसे कर रहा है वो आपको नहीं दिखेगा, तो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। चलो अच्छा, फिर ये आम क्वेश्चन है, आप सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे, ओके। अच्छा आप तैयार हो प्यारे बच्चों, आप सभी ने जो डेरिवेशन किए हैं, तीन डेरिवेशन, पहले एक वृत्ताकार धारावाही चाप के किसी केंद्र पर आपने निकाला है, ये कोई वृत्ताकार धारावाही चाप जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाला है। एक प्यारे बच्चों आप सभी ने डेरिवेशन किया है, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, लूप के केंद्र पर आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक डेरिवेशन आप सभी लोगों ने किया है परिमित लंबाई का, कोई ए बी परिमित लंबाई का एक चालक है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया है। तो यहां पर इसके भी केंद्र पर, इसके भी केंद्र पर, अब यहां समझ लो क्या कह रहे हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर, अक्ष क्या होगा प्यारे बच्चों, वृत्ताकार ये जो धारावाही कुंडली दिख रही है जो इसका केंद्र है, इसके केंद्र से जाने वाला अक्ष, समझ लो इसके केंद्र से इधर रेखा जाएगी, उधर अंदर भी जाएगी, ठीक है। इसके लिए देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, ओ सॉरी 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 सॉरी, वो चालू नहीं किए थे। देखो ये प्यारे बच्चों क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, समझ जो आपके सामने हम ये दिखाए, आप समझ लेना, साउंड प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो तो प्यारे बच्चों इसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कैसे, तो इसका अक्ष जो होगा इसके बीच में होगा। अब इसके अक्ष से अगर हम इस पॉइंटर को ऐसे निकालें, देखो इस प्रकार से, तो ये प्यारे बच्चों अक्ष से ये रेखा जा रही है, ठीक है, ये कैसे जा रही है, अक्ष से जा रही है। तो इसके अक्ष के किसी बिंदु पर, चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, कहीं भी इस अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है, इसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बात समझ गए। तो ये है वृत्ताकार धारावाही कुंडली, ऐसे ही वृत्ताकार धारावाही कुंडली, ठीक है। देखो चले तो देखो टाइम क्योंकि ध्यान रखना है। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लूप के अक्ष, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो तो मैं इस जैसे अगर आपको ऐसे बना दूंगा, ठीक है, ऐसे गोला पूरा बना दूंगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, ये चीज जो है ना, ये चीज जो है वो आपको बिल्कुल गोल दिखेगी, तो इसका अक्ष की लाइन सही से समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसको थोड़ा सा बैंड करके तिरछा कर दिखाया जाए, थोड़ा सा पतला ऐसे रिंग बनेगा। तो मैं ऐसे पूरा गोला नहीं बनाऊंगा, बल्कि ऐसे दिखाऊंगा कि उस रिंग को आपको साइड से दिखाया जा रहा हो, क्योंकि बोर्ड पे फिगर बनाना आसान नहीं होगा। और अगर ऐसे हमने गोल गोल दिखा दिया तो भाई इसका अक्ष ऐसे कहां ले जा रहे हैं, ऐसे गलत है, मतलब बिल्कुल ऐसे जाएगा, इधर सीधे और इसके भीतर अंदर, वही अच्छा होगा। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा इस प्रकार से बना दे कि लगे कि ये घूमते हुए ऐसे रखा हुआ है, तो इसका अक्ष प्यारे बच्चों अब वो उधर चला गया, आप समझ में आ रहा है। तो चित्र इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, बात समझ गए होंगे। देखिए क्या है, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, हाँ ये वाला है, ठीक है। देखो तो प्यारे बच्चों मेरे पास ये है एक, ये है वृत्ताकार धारावाही कुंडली, ठीक है, ध्यान समझना, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, इसमें
धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है किस प्रकार, ये मान लो ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली का क्या है, केंद्र है, ये केंद्र है O, और इसकी त्रिज्या हम मान ले रहे हैं, इस कुंडली की वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो है A, कुंडली की त्रिज्या कितनी है, A है। इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। और धारा को हम किस प्रकार से प्रवाहित करेंगे, क्लॉकवाइज प्रवाहित करेंगे, क्लॉकवाइज मतलब प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये धारा I एम्पियर की ऊपर जा रही है, ये गोल गोल घूमते घूमते यहां पर धारा आएगी, ये इधर ऐसे इस प्रकार से धारा चल रही है। अब इस देखो ये कुंडली कैसे है, कुंडली ऐसे है, ठीक है, कुंडली इस कुंडली का फिगर समझना ऐसे है, ये इस प्रकार से, ठीक, मतलब ये चीज ऐसे। अब यहां पर देखो ये धारा की दिशा ऐसे ऐसे है, यहां पर भी धारा की दिशा इस प्रकार से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी होगी और हमें बायो सेवर्ट का नियम अप्लाई करना होगा, बहुत बारीकियों से समझना। अब प्यारे बच्चों यहां पर है क्या, तो इससे r दूरी पर निकालना होता है किसी, पहले इसका हम अक्ष बना लें, तो इसका अक्ष जो है, इसका अक्ष जो है वो केंद्र O से इस प्रकार से जाएगा, ये लो, ये इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, अक्ष हो गया, ये इसका अक्ष हो गया। तो यहां पर अक्ष के किसी बिंदु पर ज्ञात करना है, तो मान ले रहे हैं अक्ष पर स्थित ये कोई बिंदु है P, अक्ष पर स्थित ये कोई बिंदु है P, जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बहुत अच्छे से समझना, बारीकियों से समझना, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स आपको समझाएंगे। भाई ये धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है कुंडली में, अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कुंडली ये है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम इसके अक्ष पे ज्ञात कर रहे हैं। अक्ष में केंद्र O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर प्यारे बच्चों, तो x दूरी पर कोई बिंदु P है। आप कहेंगे सर r दूरी नहीं लिए, r दूरी प्यारे बच्चों हम जहां पर धारा प्रवाहित हो रही है उस चालक से लेंगे बिंदु P की दूरी। देखो मान लो मैं यहां पर कह दूं कि ये यहां पर एक कोई सूक्ष्म खंड है dl, ये सूक्ष्म खंड क्या है, dl है, यहां पर क्या है, तो dl वेक्टर है, ठीक है, dl है, यहां पर क्या है, ये dl भाग है, dl सूक्ष्म अवयव खंड लिया चालक का, उसी के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेना है बस, और उसके बाद समाकलन कर देना है, आसान हो जाएगा, ये तो तरीका अच्छे से जानते हो। तो यहां पर इस चालक के कारण पूरे इस रिंग के कारण इसके अक्ष के किसी बिंदु पर, यहां पर मान लो कोई बिंदु है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम छोटे से खंड के कारण ज्ञात कर ले, फिर उसका समाकलन कर दें। बताया तो था आपने, कल फिजिक्स वाली मैथ भी पढ़ी होगी 11th क्लास में, मैंने कहा था वहां जाकर जरूर देख लेना फिजिक्स वाली मैथ, जहां पर मैं ये बता रहा था कि अवकलन को छोटे मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, बल्कि समाकलन का बड़े मान को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाई छोटा मान ज्ञात है, अब बड़ा मान ज्ञात करना है तो समाकलन कर दो। ये तरीका अब क्यों होता है तो पता है, फिजिक्स मैथमेटिक्स ने बनाया इसीलिए गया है कि भाई समाकलन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, वो तरीका तो उन्होंने खोजा ना। अब देखो तो प्यारे बच्चों ठीक ऐसे ही यहां से, अब मान ले सूक्ष्म खंड से बिंदु P के बीच की दूरी, सूक्ष्म खंड से बिंदु P के बीच की जो दूरी है, जो बिंदु P के बीच की दूरी है इस प्रकार से, ये है प्यारे बच्चों स्मॉल r, ये क्या है, स्मॉल r है। अब हम कहेंगे कि धारावाही है, जो लूप है, जो कुंडली है, उससे r दूरी पर बिंदु P है, इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। लेकिन आप लोग एक चीज याद रखें, आप लोग एक चीज याद रखेंगे कि भाई इसमें ज्ञात करने के लिए हमें डीएल वेक्टर की भी दिशा चाहिए और आर की तो दिशा पता लग रही है। अब ध्यान से समझो, हमारे पास 3 पेन भी नहीं दिख रहे हैं भाई, कुछ है ही नहीं, कैसे आपको समझाया जाए, ठीक है, देखो कोशिश करेंगे, हो गया, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर आपको धारा की दिशा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात करना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात करनी होगी। इसकी पहले लैंग्वेज भी हम लिख दे रहे हैं थोड़ी सी, ताकि आपको आभास हो जाए कि सर लैंग्वेज कैसे लिखना होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, या बायो तथा सेवर्ट का नियम का उपयोग करते हुए वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों घबराना नहीं, एकदम अच्छे से समझते हैं। देखो पहले लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि माना एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली, एक वृत्ताकार, जो चित्र अभी तक बनाया उसको मैं लिख रहा हूं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, और आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, पूरा डेरिवेशन मैं आपके सामने स्पष्ट तरीके से करता हूं, ताकि आपको लगे कि हां सर जैसे बनाते हैं वैसा, एक जितना फिगर बनाते हैं उसकी भाषा को वैसे ही लिखते जाते हैं, वैसे ही बोलते भी जाते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि सर जैसे डेरिवेशन बोर्ड पे कर रहे हैं वैसे ही मुझे एग्जाम हॉल में करना है, एकदम याद करके, ठीक है, क्योंकि आपके साथ नोट्स नहीं जाएंगे, आपके साथ बुक नहीं जाएगा, आपके साथ टीचर नहीं जाएंगे, आपको एग्जाम हॉल में खुद बैठना है और खुद आपको ये याद रखना है डेरिवेशन, ऐसे हल करना है। तो कॉन्सेप्ट को बना के रखो दिमाग में, एक बार रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं याद। तो माना एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली जिसकी त्रिज्या कितनी मानी मैंने, जिसकी त्रिज्या जेन्युइन सीखो, जिसकी त्रिज्या स्मॉल है ना, जेन्युइन सीखो, बातों के बताशे में नहीं, बल्कि जो तरीका सार्थक है, जो उचित है वो सीखो। त्रिज्या स्मॉल है, ठीक है, कुंडली में आई एम्पियर की कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और क्या है, आई एम्पियर की धारा भाई कुंडली में प्रवाहित हो रही है, ये भी सही है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि कुंडली के केंद्र O से अक्ष पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये तो लिखना है। तो ये भी भाषा लिख दो भाई, कुंडली के केंद्र O से कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर, ये भी लिखना है, कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर, और कहां पर, अक्ष पर, यानी कि दूसरी तीसरी दिशा नहीं, जो इसका अक्ष हो, तो दूरी पर, अक्ष पर किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु जो हमने माना है P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अर्थात हमें यहां पर क्या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बिंदु P पर। ये तो हो गई लैंग्वेज चित्र की। अब जो हम काम करेंगे तो सर्वप्रथम क्या किया, कुंडली का एक सूक्ष्म अवयव खंड क्या लिया, डीएल, जो हमारा तरीका है, जो आपने पहले बायो-सेवर्ट नियम में सीखा है। बायो-सेवर्ट नियम में सर ने यही तो बताया कि dB इक्वल टू म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई, और ये देखो डीएल sin थीटा अपान में r स्क्वायर। तो ये डीएल जो आया, डीएल मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो डीएल यहां भी तो मानना पड़ेगा कि छोटा सा खंड, भाई इसी में तो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा इसके बीच में थोड़ी है, धारा इसकी परिधि में है, इस रिंग में धारा प्रवाहित हो रही है, इस रिंग में, बात समझ गए। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको बायो तथा सेवर्ट नियम लगाने के लिए ये चीजें याद रखनी है कि आपको एक छोटा अवयव खंड डीएल मान लेना है।
अब इस सूक्ष्म अवयव खंड डीएल के कारण बिंदु पी पर अगर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना हो तो बायो तथा सेवर्ट नियम लगा दीजिए। तो मैं यहां पर वही काम करने वाला हूं भाई, मैं आगे बढ़ता हूं बायो तथा सेवर्ट नियम से, है ना। तो कुंडली के देखो ध्यान से लिखना, सूक्ष्म खंड डीएल के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट नियम से, किसके नियम से ज्ञात कर सकते हैं? तो बायो तथा सेवर्ट नियम से। अच्छा, बायो तथा सेवर्ट नियम अप्लाई करने से पहले यहां पर आप लोग ये बताइए, क्योंकि बायो तथा सेवर्ट नियम है क्या आप लोगों ने सीखा अभी, ये जानते हो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल sin थीटा अपान आर स्क्वायर। ये थीटा किसके बीच होता है? आर वेक्टर तथा डीएल वेक्टर के बीच में होता है। बोलो, इन्हीं दो सदिशों के बीच में होता है। आर क्या है? बिंदु पी का स्थिर सदिश होता है, जो ये प्यारे बच्चों आप बायो सेवर्ट नियम में सीखे थे। आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, सूक्ष्म खंड डीएल लिए थे, इससे आर दूरी पर ये कोई बिंदु पी था, तो बिंदु पी का स्थिर सदिश ये आर वेक्टर होगा दूरी का, और प्यारे बच्चों ये लंबाई का स्थिर सदिश डीएल वेक्टर, ये दूरी का आर वेक्टर, इन दोनों के बीच कोण होता है थीटा। ये चीज आप लोग पढ़े हो। और इन्हीं दोनों के लंबवत सदैव चुंबकीय क्षेत्र डीबी होगा, ठीक है। डीबी सदैव लंबवत होगा डीएल के, और डीबी प्यारे बच्चों लंबवत होगा किसके? डीबी लंबवत होगा आर वेक्टर के भी। इन दोनों के क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा सदैव लंबवत होगा, दोनों के लंबवत होगा। अब यहां पर एक चीज समझाता हूं आपको, आइए एक चीज समझाता हूं यहां पर। अब डीएल वेक्टर यहां पर कहां है? देखो डीएल वेक्टर जो है ना, डीएल वेक्टर के लिए मैं यहां पर क्या खींच दे रहा हूं? एक इस पर स्पर्श रेखा खींच दे रहा हूं, ठीक है। एक इस पर स्पर्श रेखा खींच दे रहा हूं, इस प्रकार से डीएल वेक्टर, इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच दे रहा हूं। अब यहां पर प्यारे बच्चों क्या होगा? वो भी धारा की दिशा में, धारा इधर है, कह दो सर इधर स्पर्श रेखा खींच दो, नहीं, धारा की दिशा में स्पर्श रेखा खींचना होता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये चीजें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखना। अब देखो मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ये रिंग है। अब रिंग से कहीं पर भी, अब रिंग पर कोई स्पर्श रेखा खींचने की जरूरत नहीं, और नजदीक लाएगा क्या कैमरे के? हाँ ठीक। अब देखो इससे कहीं की भी दूरी लो, बताओ इससे दूरी लो, अब बताओ अगर ये दूरी है तो इसके यहां से ध्यान देंगे कहां? हाँ यहाँ देखो, यहां से लेकर यहां के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा भाई। देखो यहां से ये मतलब इससे ऐसे है, तो इसका इसके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? अरे भाई चाहे जैसे लाओ, अरे भाई ये मान लो गोल गोल भले है, लेकिन उससे लंबवत चाहे जहां की दूरी लो, ये रिंग है। अब इससे यहां पर स्पर्श करा के आप चाहे जहां पे ले जाओ, ये लंबवत ही रहेगा कि नहीं? पेंसिल लंबवत ही रहेगी कि नहीं? चाहे जहां ले जाओ ऐसे। तो इस छोटे से खंड के डीएल वेक्टर के अर्थात, बात को समझना, डीएल वेक्टर के अर्थात ये आर क्या होगा? लंबवत होगा। तो थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या बनेगा? थीटा बराबर यहां पर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा बराबर यहां पर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इस बात को समझना, जब तक फील ना आए तो बेकार है। फिजिक्स पढ़ा कोई हर कोई देता है, लेकिन फील ना आए तो बेकार है, ठीक है। डीएल को सर कहीं भी ले सकते हैं, जी हाँ बेटा कहीं भी ले सकते हो, चाहे यहाँ लो कहीं लो। डीएल को यहाँ भी ले सकते हो, डीएल को यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ डीएल को आप जहां भी लोगे तो उसकी दिशा देख लोगे तो हर जगह लंबवत ही होगी। आप मतलब आर, ये आर जो मिलाएंगे ना बिंदु पी से, वो आर रेखा मिलाओ ना भाई। देखो ना रिंग के, मैंने कहा ना यही चीज तुम्हें सिखा रहा हूं, ये रिंग है। अब इससे आप कहीं से भी इसके लंबवत, कहीं पर भी लंबवत का मतलब ये पेन को कहीं भी घुमाओगे इसके लंबवत ही रहेगा, उस जगह पर पर्टिकुलर उस जगह पर डीएल से वो लंबवत ही रहेगा। तो आर प्यारे बच्चों क्या होगा? यहाँ पर आर ये क्या है? डीएल का लंबवत, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम यही लिखना चाहेंगे कि यहाँ वेक्टर आर तथा डीएल के बीच कोण क्या? थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री है। तो आपका बायो सेवर्ट नियम से क्या मिलेगा? डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा के कितना हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा बटे आर स्क्वायर। ये आगे कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपान में 4 पाई, आगे नहीं नीचे लिख दे रहे हैं। तो डीबी इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या बचेगा? म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल अपान में आर स्क्वायर। आई डीएल अपान में आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि साइन 90 बराबर प्यारे बच्चों होता है 1। साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखो आपको ये जो वैल्यू मिल गई है ना प्यारे बच्चों, ये आपका काम, अब इसका डेरिवेशन आपको करना होगा, इसका समाकलन करना होगा। क्या करना होगा? समाकलन करना होगा। लेकिन उससे पहले जरा देखो, अब जो मैथमेटिशियन है ना वो दिमाग क्या लगा रहे हैं, वो यहां पर इस रिंग में देख रहे हैं कि इसके अपोजिट भी एक अगर डीएल वेक्टर लिया जाए, इसके अपोजिट भी अगर एक डीएल वेक्टर लिया जाए, जैसे ऊपर है ना ठीक उसके सामने, जैसे यहाँ ना ठीक इसके सामने, जैसे यहाँ ना ठीक इसके सामने, जैसे यहाँ ठीक इसके सामने, मतलब ठीक उसके सामने अगर रिंग के डीएल वेक्टर लिया जाए तो क्या हो रहा है वो देखना चाह रहे हैं मैथमेटिशियन। मतलब फिजिक्स को हल करने के लिए मैथमेटिक्स जरूर अप्लाई करनी पड़ती है। तो जो फिजिसिस्ट है ना वो मैथमेटिक्स अप्लाई करके ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सूक्ष्म अवयव खंड ले, और अगर नीचे वाला भी सूक्ष्म अवयव खंड भी तो वहां प्रभावकारी होगा। चुंबकीय क्षेत्र, पूरी रिंग ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। लेकिन देखो इफेक्ट क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों एक सूक्ष्म अवयव खंड डीएल ले लें, ये डीएल। अब देखो अब डीएल वेक्टर की यहाँ पर दिशा किधर होगी? जल्दी से बताएंगे भाई, डीएल वेक्टर की यहाँ पर दिशा कैसे होगी? तो डीएल वेक्टर की यहाँ पर प्यारे बच्चों दिशा इस प्रकार से धारा की दिशा में, क्योंकि धारा आप यहाँ देखो अंदर जा रही है इस प्रकार से, ये ऐसे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप स्पर्श रेखा इस दिशा में खींचोगे, इस प्रकार से आप यहाँ पर स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचोगे, ये जैसे वहां पर इस तरफ से स्पर्श रेखा खींची वैसे स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच दोगे। तो प्यारे बच्चों ये देखो डीएल वेक्टर की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये डीएल वेक्टर की दिशा। अब आर की दिशा किधर होगी? आर इससे जहां मिलाओगे, आर इसमें आर भी आप मिलाओगे, ठीक है। अब चित्र में कहोगे सर ये तो कोण दूसरे बन रहे हैं, नहीं बाबू नहीं, गलत हो आप। ये क्या हो जाएगा? स्मॉल आर ये भी है। ध्यान दो इस डीएल वेक्टर को भी, ये नीचे है ना, देखो इसमें आपको फील कराऊंगा ही मैं, ये नीचे है ना ये। अब डीएल वेक्टर तो यही छोटा है ना, डीएल वेक्टर तो धारा की दिशा कैसे भी हो, धारा की दिशा कैसे भी, आप क्यों चुंबकीय क्षेत्र मान लो निकाल रहे हैं। अब डीएल वेक्टर या नीचे वाला या ऊपर वाला, इससे मिलाओ इसको, इस जगह पर यहाँ पर है वो बिंदु P, अब इसको मिलाओगे तो बताओ ये यहाँ पर पॉइंट जो है इस जगह इस रेखा से इस परिधि से, ठीक है, कुंडली की कैसे लंबवत ही रहेगा, वो 90 डिग्री ही होगा, इस पेन से 90 डिग्री ही बनेगा, चाहे जहां इसको स्पर्श कराओगे चाहे जहां टच कराओगे। देख लो ये फील खुद कर सकते हो, ठीक है।
90 डिग्री हुआ प्लीज कैसे बता। अरे भाई वही तो उतनी देर से समझा रहा हूं 90 डिग्री कैसे हुआ। ये 90 डिग्री की आप उस पर रिंग ले लो, रिंग को देखो, उस जगह पर कहीं पर भी मार्कर टच कराओ तो उस जगह से पर्टिकुलर देखो कितना डिग्री का कोण। अब मार्कर को आप उल्टा पुल्टा थोड़ी केंद्र की ओर ही ले जाना, केंद्र की ओर ही ले जाओ, ठीक है, केंद्र की ओर ही ले जाओ और उस बिंदु से देखो टच करा के कैसे 90 डिग्री रहेगा। सिंपल है भाई, इससे टच कराओगे, ये लो ऐसे ऐसे नीचे रखो, 90 डिग्री ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। अब चित्र में थोड़ी घुमा घुमा के दिखाया जा सकता है। और वही चीज के लिए मैंने देखो रिंग ले रखी, तब भी आपको समझा है ना। आज है, हाँ 11th में आज भी है, 11th में भी आज है क्लास फिजिक्स वाली, मैथ उसको भी देख लेना, ठीक है। अच्छा देखो अब आर वेक्टर है। अब यहां पर बात आती है कि सर हमें टोटल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, डीबी के कारण नहीं चाहिए। तो हमने सूक्ष्मखंड जो डीएल लिया उसके कारण पहले देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। आइए यहां पर अब मेन डेरिवेशन शुरू होता है। चुंबकीय क्षेत्र 2 मिनट में हो जाएगा, ये डेरिवेशन 5 मिनट के भीतर हो जाना है, 5 अंक का आएगा और 5 मिनट में हो जाना है। लेकिन सर इतना माथापच्ची क्यों करना, आप इतना बेसिक से क्यों समझा रहे हैं कि आप रिंग लेकर के समझाने का प्रयास करें। बिल्कुल, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको कैसे पीछे हट सकता हूं। तो यहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री। अच्छा एक चीज, मैं इस कोण को अल्फा मान ले रहा हूं, यहां पर प्यारे बच्चों इस कोण को मैं अल्फा मान ले रहा हूं, तो ये कोण भी अल्फा ही होगा, क्योंकि किसी जगह से ही मान लो एक प्लेट रख लो, ऐसे प्लेट या पहिए का रिम रख लो, अब उसके बीच से पहिए की जो धुरी होती है ना, जहां से पहिया जुड़े रहते हैं मोटरसाइकिल में या साइकिल में, वो जो घूमने वाला होता है, उस जगह से मान लो एक डंडा लगा दो ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब उस रिम से देखोगे, उस रिम से चारों ओर से लाइनें ऐसे बिछा लो, सोचो चारों ओर से लाइनें बिछा लो, तो दूरी तो समान होगी, मतलब जो दूरी यहां से होगी वही दूरी यहां पर होगी। बोलो यस और नो, दूरी समान होगी कि नहीं। अर्थात इस बिंदु P पर वही कोण यहां पर इस रेखा से जो बीच से गई है, जो कोण अल्फा यहां, वही कोण अल्फा यहां पर होगा। अब ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र इस डीएल के कारण जो यहां उत्पन्न होगा, डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा डीबी, उसकी डायरेक्शन किधर है सर, डायरेक्शन जरा बताइए। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अब आपका असली युद्ध शुरू होता है। ध्यान से देखेंगे क्या प्यारे बच्चों, ये है कुंडली, ये मैंने क्या कहा, इसमें आपके लिए धारा उल्टी होगी, लेकिन मेरी तरफ से जो मैंने माना है क्लॉकवाइज धारा माना है। ये देखो क्लॉकवाइज, जंबा जंबा जुम जंबा जंबा जुम, ये धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। अब ध्यान से देखेंगे, मैं यही चीज इसमें अप्लाई कर रहा हूं, ये लो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है इस रिंग पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये लो। अच्छा यही चित्र में, बड़े चित्र में देखो, ये रिंग बहुत छोटा है, बड़े चित्र में देखो इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है। आगे आ रहा हूं, जिससे आपको कैमरे में मैं देख ले रहा हूं, ठीक है। ये बोलो ऐसे ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। अब जरा ऊपर वाले डीएल में आओ, देखो मेरी उंगली कैसे घूम रही है, धारा चली। अब यहां ऊपर वाले डीएल में देखिए, अगर धारा की दिशा जुम आपकी ओर है, धारा की दिशा आपकी ओर है, अगर मैं दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाऊं, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाऊं तो क्या अंदर की ओर अंगूठा कर दूं, नहीं, धारा की दिशा किस ओर है, धारा की दिशा ऊपर वाले खंड में देखो, घुमा रहा हूं, उंगली को घुमा रहा हूं, ये देखो कुंडली में उंगली को घुमा रहा हूं, उंगली किधर जा रही है आपकी ओर, यहां जूम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऊपर वाली शाखा पर देखें तो धारा अब आपकी ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, सूक्ष्म खंड में इधर। तो अंगूठे को उसी दिशा में रखना है, दाएं हाथ की हथेली का नियम याद रखें, जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो अंगूठे को धारा की दिशा में अगर आपने अंदर कर दिया तो गलत हो जाएगा, अंगूठे को धारा की दिशा में। अब फिर उंगलियों को उस दिशा में ले जाओ जहां पर बिंदु P है, तो बिंदु P तो बहुत दूर है, वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उस दिशा में ले गए। अब देखो उंगलियां जिस ओर घूम रही हैं उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर, ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर, ऊपर की ओर आ रही है। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर, और वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, अभी मैंने आप सभी को बताया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, तो आर और डीएल सबके लंबवत होगी। अगर आर के लंबवत की बात करें तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी, चलो इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनेगा ये। अर्थात यहां पर प्यारे साथियों, यहां पर 90 डिग्री का ये कोण है। कितने डिग्री का कोण है ये, 90 डिग्री का कोण है। बात समझ गए। ठीक ऐसे ही इस डीएल के कारण, अब यहां भी देखो, फिर से आपको समझाने का प्रयास करो, थोड़ा सा नजदीक आके देखो, ये हाँ देखो ऐसे ऐसे घुमा रहे, जम जम जम, ये घूम रही है धारा। अगर मैं नीचे वाले डीएल की बात करूं, धारा इधर जा रही है, देखो उंगली किधर घूम रही है, उंगली यहां नीचे इधर घूम रही है। अर्थात प्यारे बच्चों यहां पर अंगूठे को हम किसकी धारा की दिशा में रखेंगे, तो अंदर की ओर, ठीक है। इसके लिए, इस नीचे वाले पॉइंट के लिए उंगलियों को उस दिशा में जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उंगलियां कहां, बिंदु P वाली लाइन में, जहां बिंदु P है वहां तक तो उंगलियां नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमें तो केवल दिशा पता करनी ना, तो उंगलियां उसी दिशा में हो, उसी बिंदु की ओर। और अब उंगलियां जिस ओर घूमे, उंगलियां ऊपर पीछे की ओर नहीं घूम सकती, गलत कॉन्सेप्ट नहीं लगाना सर, हमारी तो उंगलियां पीछे भी घूम जाती हैं, फिर आप एलियन हो ठीक है। अब देखो किधर घूमे, नीचे की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर, किस प्रकार, वो भी वेक्टर आर से 90 डिग्री पर। तो प्यारे बच्चों यहां पर इस आर से प्यारे बच्चों कहां पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ खींच दीजिए, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 90 डिग्री पर ये। अब यहां पर ये कोण कितने का होगा इन दोनों के बीच में, तो 90 डिग्री का कोण है, ये अल्फा है प्यारे बच्चों। अब देखो ये जो आई ना, ये डायरेक्शन किसकी आई, ये डीबी की डायरेक्शन, वो भी किधर, ऊपर वाले डीएल के कारण। अगर मैं इसको डीएल डैश मान लूं, लेकिन डीएल डैश का मतलब है कि डीएल बराबर डीएल डैश, क्योंकि दोनों सूक्ष्मखंड मतलब जितना भी छोटा पार्ट आप ले सकते हो, तो इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डीबी डैश, अगर मान लो कोई खराब बात नहीं, लेकिन ये भी जान लो कि डीबी बराबर डीबी डैश होगा। चुंबकीय क्षेत्र के मान बराबर है, वो बस ये बता रहा हूं कि ये छोटे वाला खंड नीचे वाले के द्वारा और वो ऊपर वाले के द्वारा, लेकिन इनकी दिशाएं देखो भिन्न है, डीबी उधर वो वाला जा रहा है, ये डीबी इधर जा रहा है, दोनों के एंगल ही नहीं पता लग रहा है किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। टोटल योग कैसे करें, सदिश योग का नियम हम कैसे लगाएं, इन दोनों के बीच देखो एंगल कैसे है। अब ये दोनों भिन्न दिशाओं में है, अगर एक ही दिशा में होते तो जोड़ देते, विपरीत दिशा में होते दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं तो घटा देते, लेकिन यहां पर दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं भिन्न दिशा में है। अब अगर ऐसा है तो मैं इन्हें दो घटकों में वियोजित करूंगा, इसीलिए कहा जाता है 11th में सदिश विश्लेषण जरूर पढ़ लो, वेक्टर एनालिसिस, तभी आप दिशाएं निकाल पाओगे और सदिश योग कर पाओगे। सदिश राशियां तो ऐसे नहीं जोड़ दो कि डीबी डैश और डीबी सर जोड़ दीजिए, दोनों के कारण एंगल निकाल लीजिए कुल चुंबकीय क्षेत्र, नहीं, हमें सदिश योग करना होगा। और इसके लिए प्यारे बच्चों हमें यहां पर इसे दो घटकों में वियोजित करने के लिए, देखिए यहां पर ये इस प्रकार से मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है। ये क्यों रेखा खींची, क्योंकि मैं इसे दो घटकों में वियोजित करना चाहता हूं, दो घटकों में वियोजित करना चाहता हूं। ध्यान से देखना, अब बच्चा पार्टी ध्यान देगी। ये कोण अल्फा, देखो यहां पर ये रेखा मैंने ड्रॉ की है, ये इस प्रकार से, ये
एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ध्यान देना, अगर मैं इस टोटल एंगल की बात करूं, कहां से, ये वाला टोटल, मैं अब साफ कर दूंगा लेकिन फिलहाल पहले बता रहा हूं, इसको मैं इरेज कर दूंगा। ये टोटल एंगल कितना होगा, कौन बता सकता है भाई? इस रेखा पर ये एक्स अक्ष है और ये टोटल क्या है, वाई अक्ष है। तो आपको पता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये टोटल कितना होगा, 90। इस ब्लू वाली लाइन से इस वाली लाइन के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा बाबू। कितना, 90 डिग्री का होगा। लेकिन अगर ये कोण अल्फा है, ये कोण अल्फा है, तो केवल इतना कोण कितना होगा, केवल इतना कोण कितना होगा, तो 90 माइनस अल्फा होगा। 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। ये कोण निकालने का तरीका भाई, इसका अलग फिगर भी बना सकते हो। देखो, इसका अलग फिगर मैं बना दे रहा हूं भाई, घबराइए नहीं, इसका अलग फिगर मैं बना दे रहा हूं। ध्यान से देखो, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, इस दिशा में। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ये टोटल ये 90 डिग्री का होता है भाई, ये तो सब लोग जानते ही हो। अब यहां पे ये रेखा आई है, ये रेखा बीच में से आई है, तो इतना कोण है अल्फा, इतना कोण है अल्फा। ये प्यारे बच्चों 90 टोटल होता है। ये वाला 90 लिखा हुआ, यहां से ये डीबी जो गया है ना, ये डीबी, ध्यान देना, ये डीबी और ये आर वेक्टर, ये टोटल प्यारे बच्चों 90 एंगल में, ये टोटल 90 एंगल में, ठीक है। एक तो ये 90 होगा, एक तो ये 90, दूसरा ये 90, और ये कोण अगर अल्फा है ना, तो ये प्यारे बच्चों 90 माइनस अल्फा। और अगर ये टोटल 90 है और ये इतना कोण 90 माइनस अल्फा है, तो ये कोण अल्फा होगा। अर्थात यहां पर ये कोण अल्फा होगा, ये कोण ऊपर वाला क्या होगा, अल्फा होगा। वैसे ही ये कोण भी अल्फा ही होगा। अब निकाल सकते हो जिसको ज्योमेट्री आती है। ये दो कोण यहां पर 90, क्योंकि आर और डीबी, आर वेक्टर और डीबी वेक्टर, इनके बीच भी 90 डिग्री का कोण। तो मैं एक्स वाई अब नहीं कह रहा हूं, अब डीबी और आर के बीच भी कह रहा हूं 90 डिग्री का कोण। एक्स और वाई के बीच भी ये वाला इतना कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये टोटल, ये वाला, ये तो। लेकिन यहां पर अल्फा हमने इसको माना है, तो ये बीच वाली दो रेखाएं आर और ये जो बीच वाला वाई अक्ष गया, इसके बीच में इतना कोण जो होगा वो होगा 90 माइनस अल्फा। क्या, 90 माइनस अल्फा। तो अगर इस पूरे की बात करें वो 90 है, तो ये बचा कोण अल्फा ही आएगा भाई। 90 में 90 माइनस अल्फा घटा दीजिए, तो 90 माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस अल्फा हो जाएगा। 90 से 90 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, केवल अल्फा बचेगा, वही यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ रहे हो? अब एक बार ये चीज समझ गए डायरेक्शन, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। अब डीएल के कारण जो, अब इसका अगर ये कोण अल्फा आ गया प्यारे बच्चों, डीबी, हम इसके दो घटक बांट रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, इसके जो दो घटक आएंगे, इसके जो दो घटक आएंगे, ये वाला घटक जिसके को साथ कोण बनेगा वो आधार होता है, तो ये होगा डीबी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, थीटा नहीं, कॉस अल्फा। और इसके परपेंडिकुलर डीबी के जिसके साथ रेखा बना रही है वो तो डीबी कॉस अल्फा आधार रेखा, और जो परपेंडिकुलर है वो होगा डीबी साइन अल्फा। वैसे ही प्यारे बच्चों ये वाली रेखा के साथ ये अल्फा कोण बना रहा है, डीबी डैश जबकि बराबर है, इसीलिए मैं डीबी साइन अल्फा इसको भी लिखूंगा। ये अल्फा कोण बना रहा है, ये आधार रेखा, तो ये होगा डीबी कॉस अल्फा। यहां पर डीबी लिखा हुआ है, ये डीबी कॉस अल्फा, डीबी कॉस अल्फा। और यहां से इस रेखा पर, आधार रेखा पर ये परपेंडिकुलर, तो इस डीबी डैश का ऊर्ध्व घटक जो होगा वो भी यहीं पर होगा डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा। अब ध्यान से देखें, डीबी कॉस अल्फा और ये डीबी कॉस अल्फा एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। डीबी कॉस अल्फा और ये डीबी कॉस अल्फा, इस वाले डीबी डैश का जो डीबी कॉस अल्फा है वो और ये ऊपर वाले चुंबकीय क्षेत्र का, दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, केवल डीबी साइन अल्फा और डीबी साइन अल्फा ही जुड़ेंगे। अब आप लोग किसी किसी चित्र में इधर भी देख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र इधर भी होगा, लेकिन वो अगर मैं धारा की दिशा उल्टी कर दूं तब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनेगी। कोई ये ना करे सर कि ये तो मेरी बुक में नहीं है, मैं वो भी चीज समझाऊंगा। अगर धारा की दिशा उल्टी कर दोगे तो प्यारे बच्चों, अगर ये धारा की दिशा फिर यहाँ ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर ऐसे आर से, फिर इस आर से परपेंडिकुलर इधर बनाओगे, तो ये चित्र की लाइनें जो उधर डीबी डैश जा रही ना, वो बल्कि अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगी अगर धारा की दिशा बदल दोगे तो, ठीक है। चलो अब ध्यान समझो, जो चीज वहां पर अभी समझाया चित्र में वो बात पूरी स्पष्ट तरीके से यहां पर लिखना है। क्या लिखना है, क्या लिखना है भाई, सूक्ष्म खंड डीएल व डीएल डैश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी व डीबी डैश माना है ना, डीबी डैश जो कि समान है, जो कि परिमाण में समान है। परिमाण में क्या है, समान है भाई, डीबी का जो मान होगा भाई डीबी डैश का मान होगा, क्योंकि सूक्ष्मखंड भी समान है भाई, डीएल और डीएल डैश भी समान है, परिमाण में समान है, परंतु दिशा में भिन्न है, इसलिए इन्हें घटकों में वियोजित करने पर क्या हो रहा है, घटकों में वियोजित करने पर डीबी कॉस अल्फा वाह डीबी डैश कॉस अल्फा, ये भी बोल सकते हो भाई, यहाँ पे डीबी डैश कॉस अल्फा है ना, ये डीबी डैश कॉस अल्फा, ये डीबी डैश साइन अल्फा। तो डीबी जबकि परिमाण में समान है, डीबी और डीबी डैश, चाहे डीबी डैश लिखो चाहे डीबी लिखो, बात एक ही है। तो डीबी कॉस अल्फा या डीबी डैश कॉस अल्फा विपरीत है, परिमाण में समान तो है ही, तो विपरीत है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे तथा डीबी साइन अल्फा व डीबी डैश साइन अल्फा दोनों एक ही दिशा में हैं, वह परिमाण में भी समान है। अब हम समाकलन कर रहे हैं क्योंकि कोई अदिश योग नहीं कर रहे हैं, तो डीबी साइन अल्फा प्लस डीबी डैश साइन अल्फा, अगर अदिश योग होता तो प्यारे बच्चों आप दो लोगों को जोड़ते। यहां अगर एक बार में समाकलन कर रहे हो ना, तो डीएल के कारण जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है पूरे का क्या कर देना है, समाकलन। अर्थात इसका प्यारे बच्चों हम क्या कर देंगे, समाकलन। लेकिन अब डीबी नहीं होगा, अब डीबी समाकलन नहीं होगा, यहां पर आगे प्यारे बच्चों होगा इस प्रकार,
इस प्रकार क्या मिला, इस प्रकार मिला कि जो b होगा वो समाकलन db के बराबर नहीं होगा, समाकलन db के बराबर नहीं बल्कि db sin अल्फा के बराबर होगा, db sin अल्फा, क्योंकि db का अल्फा कट गया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का कुछ भाग, ध्यान समझो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र इस भाग के कारण और इस भाग के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका कुछ भाग एक दूसरे के विपरीत होने के कारण नष्ट हो रहा है, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। इस वजह से अगर कुछ योग हो रहा है तो वो db sin अल्फा भाग यूज हो रहा है, मतलब योग हो रहा है, वहां पर प्रभावित उत्पन्न कर रहे हैं, बाकी कुछ भाग इनका नष्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इस वजह से इसको सदिश योग था, इस वजह से इतना काम करना पड़ा। तो यहां पर db sin अल्फा अब ये है, तो आप समीकरण 1 से यहां पर मान रख सकते हो। सर समीकरण 1 तो माना ही नहीं, चलो नहीं माना तो बता देते हैं कौन है समीकरण 1 से। भाई जैसे जैसे हम हल करते जाते हैं वैसे वैसे हम वैल्यू बनाते जाते हैं। ये लो समीकरण 1 ये है, db की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आईडीएल अपान में r स्क्वायर, यहां पे रख दीजिए। तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, समाकलन है, और db की वैल्यू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डी एल अपान में आर स्क्वायर, ये db की वैल्यू है टोटल, इनटू का क्या है साइन अल्फा है। अब इनटू का साइन अल्फा है, ध्यान से देखेंगे जो चीजें वैल्यू रखने वाली है रख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा साइन अल्फा म्यू नॉट 4 पाई आई ये सब कांस्टेंट है, केवल dl का समाकलन होगा, सबको बाहर कर लीजिए। तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई साइन अल्फा बटे में क्या आर स्क्वायर, समाकलन होगा केवल किसका, dl का होगा। आइए अब चित्र में बात करते हैं, तो चित्र से आपको क्या चीजें मिलती हैं। चित्र से एक त्रिभुज प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, चित्र में त्रिभुज, चित्र में एक रिमोट होता है कहाँ, चित्र में, हाँ चित्र में देखिए तो त्रिभुज प्यारे बच्चों ये ओ ए, इसको क्या मान ले, पी है वो, इसको क्यू मान ले रहे हैं, ठीक है, ओ पी क्यू से, या कह लो पी ओ क्यू से ये त्रिभुज जो है, अगर इसमें देखें तो प्यारे बच्चों ये आधार कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार होगी, ये लंब होगी, ये कर्ण होगी, अर्थात आधार की वैल्यू x, लंब की वैल्यू a, कर्ण की वैल्यू r, ठीक है। और यहां पर हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, यहां पर इसमें लिख दे रहे हैं, देखो यहां पर 90 डिग्री का कोण है, ये o है, ये p है, ये q है, और ये कोण क्या है, यहां पर मैं बनाऊंगा चित्र तभी तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ नहीं पाओगे भाई, थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाएंगे इसका, तब आपको मैं एक एक चीज क्लियर करके समझा पाऊंगा। इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कोण अल्फा बन रहा है, ये बिंदु है P, ये बिंदु यहाँ पर है dl जो कि हमने मान लिया है Q, यहाँ पर है dl, और ये प्यारे बच्चों है 90 डिग्री का, ये O पॉइंट है। यहाँ पर वैल्यू क्या क्या दी गई है, यहाँ पर वैल्यू इसकी R दी गई है, इसकी A दी गई है, इसकी X दी गई है। चलो अगर ये कोण अल्फा तो ये लंब और ये कर्ण ये आधार, अगर मैं साइन अल्फा का मान निकालना चाहूँ, साइन अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है A है, कर्ण क्या है R है, तो A बटे R हो जाएगा। वैसे ही प्यारे बच्चों यहाँ से अगर मैं X की वैल्यू निकालना चाहूँ, इसकी r की वैल्यू, क्योंकि हमें प्रश्न में कभी r नहीं दिया जाएगा, x दिया जाएगा, केंद्र से दूरी दी जाएगी बिंदु p की, तो r को आप बदलिए, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस x का वर्ग, कर्ण का वर्ग r स्क्वायर बराबर होगा लंब का वर्ग मतलब a स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब x स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। अब r बराबर क्या निकलेगा, अंडर रूट लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, भाई इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। ये दोनों वैल्यू ही आपको इसी समीकरण में पुट कर देनी है, ठीक है। अब देखो लूप की कुल लंबाई, लूप की कुल लंबाई बताओ जरा हमें, लूप की कुल लंबाई बताओ, लूप की कुल लंबाई, लूप कह लो या उसे क्या कह लो, कुंडली, कौन सी कुंडली है वो भी वृत्ताकार, वृत्ताकार कुंडली, लूप की कुल लंबाई कितनी होगी, कुल लंबाई भाई समाकलन जो dl है, समाकलन जो dl है वो इसी कुंडली का तो छोटा भाग है, इस कुंडली का। अब इस कुंडली की पूरी परिधि कितनी होती है, तो 2 पाई r, यही तो होती है। तो यहां पर समाकलन dl बराबर होगा 2 पाई, त्रिज्या कितनी है कुंडली की, कुंडली की त्रिज्या प्यारे बच्चों हमने मानी है a, तो टोटल परिधि के कारण यहां पर कुल कितना उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, उसके लिए dl के कारण तो निकालिए, टोटल के कारण तो समाकलन कर रहे हैं तो उसका मान कितना होगा 2 पाई a। अब ये मान जो है ये सारे मान आप यहां पर रखोगे, कहां पर, इस समीकरण में, यहां पर, तब देखो तब आपकी क्या वैल्यू मिलेगी। ये b इक्वल टू चल रहा है, b इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई रखेंगे, ठीक है, आई इनटू का प्यारे बच्चों साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह पर a बटे r, तो a बटे r होल अपान, फिर क्या है r स्क्वायर है, r स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, r स्क्वायर लिख दिए, लेकिन अभी r की वैल्यू हम नहीं रखे हैं, रख देंगे। इनटू का प्यारे बच्चों क्या है, फिर dl है, भाई म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह पर a बटे r, और ये dl की जगह पर आप जो समाकलन dl लगा हुआ था उसकी जगह पर 2 पाई a लिखेंगे, गुणा में 2 पाई a। अब जो जिससे कैंसिल आउट हो रहा है वो काट पीट दीजिए भाई, जो कैंसिल आउट हो रहा है काट पीट दीजिए, ध्यान से देखिए, पाई से पाई कटेगा, 2 2 जा 4 होगा, ठीक है, a से a बर्बाद नहीं होगा, बाकी a तो a अंश में है ना तो गुणा होगा, a स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा जाके कुछ इस प्रकार से बनेगा आगे फार्मूला, b इक्वल टू है तो ये म्यू नॉट अपान में 2 बनेगा, म्यू नॉट अपान में 2 आई a और a स्क्वायर हो जाएगा, तो आई a स्क्वायर हो जाएगा बटे में आर स्क्वायर, ये है इसका आर का गुणा होगा क्योंकि ये भी हर में ही आएगा, तो ये हो जाएगा हर आर क्यूब। अब आर की वैल्यू ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो b बराबर आपको मिल जाएगा, b बराबर आपको मिलेगा, b बराबर म्यू नॉट अपान में 2 पाई हट चुका है, पाई हट चुका है, केवल 2 बचा है, पाई हट चुका है, 2 आई a स्क्वायर अपान में r क्यूब है, तो आई a स्क्वायर अपान में r क्यूब का मतलब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये r की वैल्यू इसका क्यूब है तो ये क्यूब लगा देंगे, ठीक। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1 बटे 2 घात, तो ये 3 का गुणा 1 बटे 2 से होगा, तो b बराबर प्यारे बच्चों आएगा म्यू नॉट अपान में 2 आई a स्क्वायर होल अपान, ये होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, यही हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डेरिवेशन। इतने टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इतने टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा, ठीक है, इतने टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और मैंने एक एक चीज क्लियर कर दी है। अब आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन है, कल की क्लास प्यारे बच्चों मैथ वर्सेस फिजिक्स जो कि सुबह में 11 बजे है, आप सभी को बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होना है, मजा भी आएगा प्लस क्वेश्चन भी सीखेंगे, नए क्वेश्चन होंगे सारे आपको फिजिक्स के सिखाए जाएंगे प्यारे बच्चों। वहां पर हम चैप्टर 1 के भी डिस्कस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन चैप्टर 2 के भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, तो पढ़ के आइएगा। बाकी पूरे दिन क्लासेस आपकी नहीं चलेंगी, केवल वही एक क्लास रखी गई है संडे में, फिजिक्स वर्सेस मैथ वार रहेगा प्यारे बच्चों। कल की क्लास में सभी लोग जुड़ेंगे। दूसरा एक रिक्वेस्ट बहुत छोटा सा कि इसके बाद अभी 11 की क्लास जिसमें मैं फिजिक्स वाली मैथ पढ़ाऊंगा, जस्ट अभी 20-25 मिनट बाद शुरू होगी, उसमें आप सभी लोग संख्या में जुड़ेंगे ताकि आपको फिजिक्स वाली मैथ में अवकलन आज पढ़ाऊंगा,
अवकलन के कुछ सूत्र बताऊंगा और समाकलन के कुछ सूत्र बताऊंगा, तो वहां पर जरूर उपस्थित होंगे। तीसरा एक रिक्वेस्ट कि आज का ये जो रिवीजन का कार्यक्रम है जो कि मैं बताता हूं तो उसमें 5-10 मिनट चले जाएंगे, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आप दोबारा देख लीजिएगा, जहां कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप उसको समझ सकते हैं। डेरिवेशन 4 हो पाए हैं, 2 डेरिवेशन बचे लेकिन वो बहुत छोटे छोटे, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो हवा में उड़ जाएंगे। और प्यारे बच्चों उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बायो-सेवर्ट नियम से हल करेंगे। तो सोमवार की क्लास में इन चारों डेरिवेशन का आप लोग रिवाइज कर लेना, सब कुछ कर लेना ताकि आपको फार्मूले भी याद रहे, सब चीजें। तो प्यारे बच्चों सिस्टमैटिक वे में प्रॉपर तैयारी करते रहना, फाइनल पीडीएफ आपके पास पहुंचेगा, डेरिवेशन एक बार देख लेंगे और हल कर लेंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों कल की क्लास में, क्योंकि कल आपको फिजिक्स और मैथ एक साथ सीखने को मिलेगी अनिल सर के साथ, है ना, तो मजा आएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों कल की क्लास में, बहुत मेहनत लगी है उसको कंटेंट को तैयार करने में, शॉर्ट वीडियो भी शूट करा, और ताकि आप सभी लोग थोड़ा सा मोटिवेट रहे और एंटरटेनमेंट के साथ संडे को भी एक क्लास हो जानी चाहिए, इसलिए प्यारे बच्चों मैंने ये काम किया। मिलते हैं प्यारे बच्चों कल की क्लास में, खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, फिजिक्स वाली क्लास में आना नहीं भूलिएगा क्योंकि अभी